हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको मध्यकालीन भारत की सीरीज करा रहा हूँ। आज मैं इसका भाग 12 लेकर हाजिर हूँ। मैं इसके भाग 1 से लेकर भाग 11 तक के सभी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज मैं इस भाग में बात करूँगा मुग़ल डायनेस्टी यानी मुग़ल साम्राज्य के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको नोट्स से पढ़ा रहा हूँ ये पीसीएस आईएएस के नोट्स हैं। और इन नोट्स के पढ़ने के बाद आपको कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बहुत ही डिटेल्ड है और यहाँ पे जीरो एरर है, कहीं पर कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो नोट है बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के नोट्स है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य कैसे इसकी पृष्ठभूमि बनी, पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे। जब मुग़लों यानी बाबर ने भारत पे आक्रमण किया, उस समय भारत की राजनीतिक अवस्था पूर्व मध्यकाल की भांति दुर्बल और अस्थिर थी। मतलब जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया तब भारत की जो राजनीतिक जो अवस्था थी वो मजबूत नहीं थी। इब्राहिम लोदी के समय दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा कमज़ोर और छोटी हो गई थी। बिहार लगभग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका था। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी भी एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार कर रहा था, क्योंकि वो पंजाब का जो सूबेदार दौलत खान लोधी था वो टैक्सी पेयर नहीं कर रहा था। दक्षिण में लगभग सभी राज्य उत्तर भारत विशेषकर पश्चिमी रास्ते से आक्रमण होने की उन्हें विशेष चिंता नहीं थी। दक्षिण भारत के राज्य भी अब उत्तर भारत से स्वतंत्र हो चुके थे। उन्हें पश्चिम रास्ते से होने वाले आक्रमण की अब उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। कुल मिलाकर तत्कालीन भारतीय राजनीतिक अवस्था पूरी रूप से अस्थिर थी और इसी का फायदा उठाया था बाबर ने। तो आपको समझ में आया कि जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया तो उस समय भारत की जो राजनीतिक अवस्था थी बहुत ही कमज़ोर थी और इसका पूरा पूरा फायदा बाबर ने उठाया। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये मुग़ल थे कौन, कैसे ये क्रिएट हुए, कैसे इनका जन्म हुआ और कैसे ये मुग़ल बने। मुग़ल जो थे वो मंगोल एवं तुर्की वंश के मिश्रण से उत्पन्न वंश था। यानी कि जो मुग़ल थे वो मंगोल प्लस तुर्की, जिसे टर्की भी बोलते हैं, इन दोनों के मिश्रण से मुग़लों का जन्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इनकी जो माँ थी वो मंगोल थी और पिता थे वो तुर्की थे और इस प्रकार से इनका वंश उत्पन्न हुआ। माता की ओर से ये मंगोल वंशी चंगेज खां से संबंध रखते थे माता की तरफ से, और पिता की तरफ से ये तुर्क शासक तैमूर के वंशज थे। और मुगलों ने स्वयं को तिमुर वंशी कहा है। क्या कहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुगलों को स्वयं ही तिमुर वंशी भी कहा गया है। ये कई एग्जामों में पूछा गया कि तिमुर वंशी के नाम से कौन सा वंश फेमस है, तो वो मुगल वंश, ठीक है। जैसे ममलुक वंश के जो है ना वो गुलाम वंश के लिए फेमस है, इसी तरीके से जो तिमुर वंश है वो मुगलों के लिए फेमस है। अब चलिए बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में। पूरा नाम क्या था बाबर का? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। माता के क्या नाम था? कुतलुग निगार, जो कि तैमूर वंश से थे, और जो उमर शेख मिर्जा थे वे चगताई तुर्क थे, ठीक है ना। इतना हमने उनके बारे में पढ़ लिया कि बाबर का जन्म स्थान और पूरा नाम, पिता माता का क्या नाम था। आ रहा है ना समझ में? आगे चलते हैं। अगर आपको कहीं पर किसी भी कोई का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगना का एक तुर्क शासक था। 1494 ईस्वी में बाबर का पिता एक छज्जे पर खड़ा होकर कबूतर उड़ा रहा था और छज्जा टूट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बाबर सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में ही फरगना की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है ना।
अब देखेंगे भारत आने से पूर्व यानी इंडिया आने से पहले पूर्व मध्य एशिया में बाबर का कैसा जीवन था। क्योंकि आपको मालूम है कि बाबर जो थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, पूर्व मध्य एशिया से। तैमूरी साम्राज्य के विघटन के बाद मध्य तथा पश्चिमी एशिया तीन शक्तिशाली साम्राज्य में उदित हुए थे। यानी कि जब तैमूर साम्राज्य का विघटन हो गया उसके बाद मध्य तथा पश्चिम एशिया में तीन शक्तिशाली साम्राज्य उदय हुए। कौन कौन से हुए? उज्बेक में हुए जिन्हें ट्रांस ऑक्सियाना बोलते थे और वो शासन करते थे माबरा उन नहर पर शासन था उनका। किन पर था उनका? उज्बेक या जिन्हें ट्रांस ऑक्सियाना बोलते थे ये शासन करते थे माबरा उन नहर पर। ठीक है ना। दूसरा जो वंश आया उसको बोलते थे सफवी, जो कि किस पे शासन किया करते थे? ईरान पर। और तीसरा था उस्मानली, जो कि आधुनिक तुर्की, जो वर्तमान में आप टर्की देखते हैं और जो वर्तमान में आप सीरिया देखते हैं, उस पर शासन किया करते थे। ऑटोमन साम्राज्य एवं सफवियों के बीच संघर्ष का कारण अक्सर हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य और सफवियों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती रहती थी और उसका कारण था बगदाद, ईरान एवं अजरबैजान के प्रभुत्व को लेकर। अक्सर ये बगदाद, ईरान और अजरबैजान को लेकर लड़ते रहते थे अधिकार के, कि इनका में हमारा चक्कर होगा, कोई कहता था हमारा चक्कर होगा, अजरबैजान पे वो चाहते थे हमारा। और दूसरी भी एक लड़ाई का प्रमुख कारण था शिया और सुन्नी, क्योंकि ये आपस में एक शिया थे और एक सुन्नी थे, इसलिए इनमें आपसी झगड़ा होता रहता था। अच्छा, मध्य में किनका संघर्ष होता था? तैमूर और उज्बेकों के। तैमूर और उज्बेकों के बीच मध्य में संघर्ष होता था। इनका संघर्ष कजाकिस्तान में उज्बेक खानों की रियासतों की स्थापना के बाद हुआ तथा ये मंगोल तथा तुर्कों के साथ थे। तैमूर और उज्बेक जो थे वो मंगोल और तुर्कों के साथ थे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है, जो मध्य एशिया में साम्राज्य हुआ उसका नाम था ट्रांस ऑक्सियाना। ध्यान रखिएगा इसका नाम, ट्रांस ऑक्सियाना। पूर्व मध्य एशिया की बात हो रही। पूर्व मध्य एशिया में ट्रांस ऑक्सियाना। तीन राज्य हुए, सफवी, तिमूर वंश और ऑटोमन। इन सभी प्रतिद्वंदियों की आंख ट्रांस ऑक्सियाना पर लगी रहती थी, चाहे सफवी हो, तिमूर वंश हो, ऑटोमन, ये तीनों की तीनों की आंख और आंख सिर्फ ट्रांस ऑक्सियाना पर लगी रहती थी। ट्रांस ऑक्सियाना के लिए चलने वाले संघर्ष का केंद्र था समरकंद, जो कि वर्तमान में कजाकिस्तान का राजधानी भी है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर भी है, समरकंद। और हर एक ये तीनों, चाहे वो सफवी हो, तिमूर हो, ऑटोमन, और ये तीनों के तीनों समरकंद पर अपना अधिकार करना चाहते थे। बाबर ने भी समरकंद को 2 बार जीता। ऐसा ही बात नहीं है कि बाबर ने नहीं किया, बाबर ने भी समरकंद को 2 बार जीता और उस पर कुछ समय तक काबिज रहने के बाद 2 बार भी उसे खो भी दिया, क्योंकि उस पर अक्सर लड़ाई हुआ करती रहती थी। इसलिए पहली बार समरकंद पर विजय कब की? 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीता, परंतु शीघ्र ही उसने नगर छोड़ दिया, क्योंकि वहां से उसने पैसा, रसद, लूट का सामान कुछ भी नहीं मिला उसको। ठीक है ना। जब बाबर फरगना के लिए लौटता, इससे पहले ही उज्बेकों ने उसके सौतेले भाई, एक था जहांगीर मिर्जा, को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया। इस प्रकार बाबर समरकंद के साथ अपना राज फरगना भी खो बैठा। जब तक उसने समरकंद जीता तब तक उसके सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा ने फरगना छुड़ा लिया, तो वो तो दोनों हाथ से भी चला गया, उसके हाथ से समरकंद भी चला गया और फरगना भी चला गया। अब देखिए समरकंद पर बाबर ने दूसरी विजय कब की? 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर एक बार फिर विजय प्राप्त की। उसने एक बार फिर उसे जीता, क्योंकि समरकंद के तैमूरी सुल्तान की मां ने उज्बेक के सैबनी खान से सौदा करके समरकंद सैबनी खान को दे दिया था तथा सैबनी खान से विवाह कर लिया था। क्योंकि समरकंद के जो तैमूरी सुल्तान की जो माँ थी उसने क्या किया था, उज्बेक के सैबनी खान से सौदा कर लिया था और समरकंद
सैवानी खान को दे दिया था और सैवानी खान से उसने निकाह कर लिया था। इसके लिए एक युद्ध हुआ बाबर और सैवानी खान के बीच में। उस युद्ध को बोलते हैं सर-ए-पुल का युद्ध। यह युद्ध 1502 ईस्वी में बाबर एवं उज्बेक शासक सैवानी खान के बीच हुआ। इस युद्ध में उज्बेकों ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग कर बाबर को बुरी तरीके से हराया। बाद में इस पद्धति का उपयोग कर बाबर ने पानीपत के युद्ध में प्रयोग किया तथा इसी पद्धति को अपनाकर उसने इब्राहिम लोदी को हराया। किसने? बाबर ने। देखिए पॉइंट ये है कि बाबर ने तुलगमा पद्धति किनसे सीखी? उज्बेकों से। पॉइंट नंबर 1 ये नोट करने वाला है कि बाबर ने जो तुलगमा पद्धति है वो उज्बेकों से सीखी थी। पहले ये नहीं जानता था। और इसका प्रयोग किसने किया? पानीपत के युद्ध में, क्योंकि 1526 ईस्वी में हुआ था, आगे बताएंगे आपको। और उसमें उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ठीक है ना। ये अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तुलगमा पद्धति होती क्या? तुलगमा पद्धति में क्या होता है कि जो छोटे अगर कोई ये सेना है तो सेना को कई भागों में बांट दिया जाता है और शत्रु के सेना से आगे पीछे चारों तरफ से घेर कर युद्ध कर लिया जाता है। उसके पीछे से भी आक्रमण कर देते हैं, बगल से, आगे से, और वो बेचारा घिर जाता है। बाबर की काबुल विजय। बार बार असफलताओं के बाद बाबर को लगने लगा था कि उस क्षेत्र में उसका टिका रहना असंभव है। इसी स्थिति में बाबर ने काबुल तथा गजनी पर 1504 ईस्वी में आक्रमण किया। काबुल तथा गजनी का वो शासक बन गया। उसने जान लिया था कि समरकंद पे ज़्यादा दिन टिक पाना मुश्किल है, इसलिए उसने काबुल तथा गजनी पर आक्रमण कर 1504 ईस्वी में हमला कर लिया और वहाँ जीत भी लिया हमला करके, और वहाँ का शासक भी बन गया। काबुल विजय से बाबर को 2 बहुत लाभ हुए। पहला, बाबर को उज्बेकों से चैन मिल गया। अब उज्बेकिस्तान के जो उज्बेकी थे वे उनसे लड़ने वाले नहीं आने वाले थे, क्योंकि काबुल तो अफगानिस्तान में था और उसने समरकंद भी छोड़ दिया था। दूसरा लाभ ये हुआ कि काबुल में बैठकर बाबर अब हिंदुस्तान और खुरासन दोनों पे नज़र रख सकता था। बाबर ने जब काबुल पर विजय प्राप्त की तो उसने काबुल के हर एक नागरिकों को चांदी का सिक्का भेंट किया। उसकी इस दान प्रियता से प्रभावित होकर वहां की जनता ने उसको कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया या उपाधि दी। ठीक है ना। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई वो सारी कहानी वो थी कि बाबर ने भारत से आने से पहले उसकी क्या लाइफ थी और वो कैसे वहाँ पर उसने राज्य और युद्ध किए। अब हम बताते कि बाबर भारत पे कैसे आया और उसकी भारत पे उसका क्या शासन रहा। बाबर का भारत अभियान। बाबर जो था वो प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी था, बहुत ही एम्बिनेशन टाइप का रूलर था। एक बड़े साम्राज्य, बड़े एम्पायर की वो स्थापना करना चाहता और उसकी लालसा ये मन से ही थी। उसका भारत पे आक्रमण भी इसी लालसा का ही रिजल्ट था, इसी लालसा का ही परिणाम था। ठीक है ना। 1503 में उसने एक बुढ़िया से तैमूर के द्वारा भारत पे किए गए आक्रमण की कहानी सुनी थी। इस कहानी ने भी उसे भारत पे आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1519 में बाबर ने अपना आक्रमण बाजौर पर किया और बाजौर एवं भीरा, जिसे भीरा भी कहते हैं, को जीत लिया और यह भारत का विजय के लिए उसका पहला आक्रमण था। कीप इन माइंड में रखिए कि भारत में बाबर ने पहला आक्रमण बाजौर पे किया और बाजौर एवं भीरा को जीत लिया और यही बाबर की भारत पर पहली विजय थी। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो भीरा या बाजौर का जो युद्ध है उसी युद्ध में ही उसने पहली बार बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया। इससे पहले युद्धों में बारूद और तोपखाने का यूज नहीं हुआ करता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया था। अब लेकिन इसकी तैयारी कैसी हुई, कैसी इसका पृष्ठभूमि बनी, उसके बारे में बता दो, क्योंकि एकदम तो कोई युद्ध हो नहीं जाता। बाजौर एवं भीरा पे कब्जा करने के बाद बाबर उन प्रदेशों पर भी अधिकार जताने लगा जो तैमूर ने जीते थे, क्योंकि वो तैमूर वंश का वो पिता था ना, उसके जो वंशज थे वो तैमूर थे। तो वो जो वो मानता था कि तैमूर ने भारत पे जितने भी राज्य जीते हैं वो उसके बपौती है, मतलब उसके पिता की है, वो ऐसा मानते था। इसी क्रम में बाबर ने इब्राहिम लोदी के पास एक दूत भेजकर कहलवाना चाहा कि जो इलाके तैमूर के थे उन्हें वो बाबर को वापस कर दे। उसने एक दूत भेजा इब्राहिम के लोदी के पास कि भाई हमारे जो इलाके हमारे तैमूर हमारे पूर्वजों के परदादा के थे वो हमें वापस कर दे। परंतु इसमें एक कलाकारी हो गई। कलाकारी ये हुई कि लाहौर के सूबेदार थे एक दौलता खां लोधी, और ये जो दौलता खां लोधी था ये इब्राहिम लोदी का चाचा था। क्या था इसका? इब्राहिम लोदी का चाचा, जो कि इब्राहिम लोदी से जलता था और ये टैक्स भी पे नहीं कर रहा था। तो उसने सोचा यही एक अच्छा मौका है इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने का। तो उसने क्या कलाकारी दिखाई? लाहौर के सूबेदार दौलता खां लोधी ने उस दूत को इब्राहिम लोदी के पास जाने ही नहीं दिया, उसको रोक लिया। दौलत खां लोधी ने अपनी आय का हिस्सा इब्राहिम को नहीं पहुंचाया था, क्योंकि वो टैक्स नहीं देता था। इस कारण सुल्तान की कार्रवाई के डर से उसने अपने बेटे दिलावर खां को, किसको? दिलावर खां को बाबर के पास भेजा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ध्यान सुनिए कि दौलत खां जो उसका चाचा जो इब्राहिम लोदी के था वो उसको टैक्स नहीं दे रहा था इब्राहिम को। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भेजा। और किस लिए भेजा? कि आप भारत पे आक्रमण करें। भारत पे आक्रमण करने का उसने न्योता दिया। इब्राहिम लोदी से पराजित होकर बहलोल लोदी का बेटा आलम खां लोदी भी बाबर के पास काबुल पहुंचा। देखिए बाबर इस समय काबुल में बैठा है, काबुल में बैठा है। बाबर इस समय काबुल में बैठा है और उसके पास कौन कौन लोग आ रहे हैं? एक तो आ रहा है उसके चाचा का बेटा दिलावर खां कि आप भारत पे आक्रमण करिएगा। दूसरा आ रहा है उसके जो बड़े भाई का बेटा, इब्राहिम के बड़ा भाई जो बहलोल लोदी का बेटा आलम खां लोदी, वो भी काबुल आ रहा है कि आप भारत पे आक्रमण कीजिए। और तीसरे एक और भी महान लोग के दूत आए, वो थे राणा सांगा। हाँ, राणा सांगा यानी कि जो थे महाराणा प्रताप जी के पिताजी, उन्होंने भी अपना दूत काबुल भेजा कि आप इब्राहिम लोदी को पराजित कीजिए, उसको आगरा की गद्दी से हटाइए। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर जो है ना वो काबुल में बैठा है। कहाँ पर बैठा है? काबुल में। अब उसके पास 3 शख्स पहुँचे। पहले तो दौलत खां लोधी का बेटा दिलावर खां पहुँचा। दूसरा बहलोल लोधी का बेटा आलम खां पहुँचा। और तीसरा राणा सांगा का दूत भी पहुँचा। अब एक व्यक्ति के पास 3 लोग आ रहे हैं और सब एक ही कारण बता रहे हैं कि आप इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करिएगा। जो व्यक्ति पहले ये सोच रहा था कि भारत पे आक्रमण कैसे किया जाए, कैसे जीता जाए, और उसे खुद इनवाइट किया जा रहा है, तो उसे लगा अरे
भारत पे विजय करना तो इतना कठिन है ही नहीं। तो देखिएगा, ठीक उसी समय राणा सांगा के एक दूत भी बाबर के पास पहुंचा और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए न्योता दिया और कहा जिस समय बाबर दिल्ली पे आक्रमण करेगा उसी समय ठीक उनके राजा राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेंगे। उपयुक्त घटनाओं के बाद ये बाबर को ये आभास हो गया कि भारत को जीतना ज़्यादा मुश्किल काम है ही नहीं और महत्वाकांक्षा के साथ बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा और इस प्रकार वो जीत गया। कैसे घटनाक्रम हुआ इसके पानीपत के बारे में पढ़ते हैं। 1525 में बाबर ने भारत की विजय के लिए काबुल से कूच किया। 1525 में बाबर भारत जीतने के लिए काबुल से चला। उसके पास लगभग 12,000 सैनिकों की फौज थी। बाबर पहले सियालकोट पहुंचा और बाद में लाहौर पहुंचा। ये दोनों की दोनों पाकिस्तान में इस समय। लाहौर को दौलत खां लोधी ने घेर रखा था, परंतु बाबर की फौज देखकर दौलत खां की सेना तो भाग गई एवं दौलत खां ने बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार बाबर ने सबसे पहले लाहौर पे कब्जा किया और आगे बढ़ गया। लाहौर से जब वो पंजाब पहुंचा तो पंजाब को जीतकर बाबर दिल्ली की ओर बढ़ गया। पंजाब भी जीत लिया उसने, क्योंकि उसके सामने तो दूसरे राजाओं के सेनाओं ने हथियार ही डाल दिए। बाबर एवं इब्राहिम लोदी की सेना का सामना पानीपत के मैदान में हुआ। बाबर के अनुसार इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख लोग और 1,000 हाथी थे, परंतु अफगान स्रोतों के अनुसार बाबर की सेना लोदी की सेना से बहुत कम थी। ये अफगान स्रोत बताते हैं। बाबर ने युद्ध क्षेत्र में वही पद्धति तुलगामा पद्धति का प्रयोग कर इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया चारों तरफ और रूमी पद्धति अपनाई। रूमी पद्धति मतलब होता है तोप को सजाने की पद्धति, जिसमें 2 तोपों के बीच 2 घोड़ों के बीच एक तोप को रख दिया जाता, सजाया तथा उसके एक तोपची थे उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसकी सहायता से उसने भरपूर रूप से गोलाबारी की। पानीपत के युद्ध स्थल पर इब्राहिम लोदी तथा ग्वालियर का शासक जो उसका साथ दे रहा था विक्रमजीत भी मारा गया। बाबर ने इस निर्णायक युद्ध में विजय प्राप्त की। अच्छा, पानीपत युद्ध के क्या परिणाम हुए भारत में उसके बारे में देखते हैं। पानीपत का युद्ध राजनीतिक दृष्टि से इतना निर्णायक नहीं था जितना कि सैनिक दृष्टि से था, परंतु राजनीतिक रूप में भी इस युद्ध ने अहम भूमिका निभाई और उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हो गया। लोधियों का सूर सदा के लिए अस्त हो गया और सल्तनत की सत्ता अब किसके हाथों में आ गई? मुगलों के हाथों में आ गई। लोधी सुल्तान द्वारा संचित किया गया जो धन था, जो कोष था, अब वो किसके पास आ गया? बाबर के पास आ गया, जिससे बाबर की वित्तीय कठिनाई भी दूर हो गई। अतिरिक्त तत्व के बारे में समझते कि बाबर ने तुलगमा पद्धति को किससे सीखा? उज्बेकों से सीखा। मैं आपको बता चुका हूँ। बाबर ने 1506 में फैसला किया कि उसके सभी अनुगामी बाबर को पातशाही कहें। इब्राहिम लोदी पर किया गया आक्रमण बाबर का 5वां आक्रमण था। ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी पे जो किया गया, जो पानीपत का जो युद्ध था, वो बाबर का 5वां आक्रमण था। रूमी पद्धति या उस्मानी पद्धति क्या होती है कि 2 गाड़ियों के बीच को तोप को सजाना ही रूमी या उस्मानी पद्धति कहते हैं। हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा दिया था। हुमायूं ने यह हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य या विक्रमाजीत से ही लिया था। पानीपत के जो युद्ध प्रत्यक्षदर्शी थे वो थे गुरु नानक देव साहब जी। समझ रहे हैं ना। इसके बाद खानवा का युद्ध जो कि हुआ 16 मार्च 1527। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ। भैया इन्हीं ने निमंत्रण दिया था, इन्होंने ही निमंत्रण दिया था बाबर को कि आइए इब्राहिम लोदी को हटाइए, लेकिन इनका जो विचार था वो दूसरा था। ये राणा सांगा ये चाहते थे कि ये तो अफगान शासक है, लूट लाट के चला जाएगा और हमारे लिए सत्ता खाली हो जाएगी, लेकिन वो गया नहीं, वो तो यहीं बस गया। तो इनके बीच भी युद्ध हुआ जिसका बोलते हैं खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। इन्होंने तो आ बैल मुझे मार वाली
पद्धति अपना ली थी कि उन्होंने खुद उनको बुलाया था, खुद अब युद्ध लड़ने पड़ा। बाबर ने राणा सांगा पर समझौता भंग करने का आरोप लगा दिया। कहा कि समझौते के अनुसार मैंने दिल्ली पे आक्रमण किया, परंतु राणा सांगा ने कहा था कि मैं आगरा पे आक्रमण करूंगा, लेकिन नहीं किया। दूसरी ओर राणा सांगा ने यह सोचा था कि बाबर भारत में स्थायी रूप से थोड़ी राज करेगा, परंतु पानीपत की जीत के बाद बाबर तो स्थायी साम्राज्य निर्माण को देख राणा सांगा ने एक महागठजोड़ बना लिया कि भाई ये तो जा ही नहीं रहे। महागठजोड़ बना के राणा सांगा ने क्या किया, बाबर को भारत से पुनः बाहर कर लोधी शासन को स्थापित करने की योजना बनाई। ये खानवा का जो युद्ध है ये हुआ था 16 मार्च 1527 को। खानवा नामक स्थान बाबर राणा सांगा के मध्य हुआ और यह स्थान फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर है। शामिल पक्ष कौन कौन था इसमें? बाबर की सेना एक तरफ थी, दूसरी तरफ थी राणा सांगा और उनका गठबंधन। गठबंधन में कौन कौन लोग थे? सभी राजपूत राजा थे। मालवा का मेदिनी राय था, महमूद लोधी था, हसन खां मेवाती था, आलम खां लोधी। आलम खां लोधी वही याद है ना, बहलोल लोधी का लड़का, बहलोल। बाबर की सेना में 40,000 सैनिक थे, जबकि राणा सांगा के गठबंधन के पास 80,000 ही सैनिक। मतलब बाबर की सेना कम थी और राणा सांगा की सेना डबल थी, फिर भी ये युद्ध हार गए। बाबर ने इस युद्ध में सैनिक मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था। भाई जब 80,000 सैनिकों के सामने 40,000 सैनिक खड़े होंगे तो सैनिक का मनोबल डाउन होगा, तो उन्होंने जिहाद का नारा दिया। जिहाद जानते हो? धर्म की लड़ाई। जिहाद को धर्म की लड़ाई। देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ जीतनी है तो आप दो चीज़ों से बहुत आसानी से जीत सकते हैं, अगर आप उसमें धर्म जोड़ दो या राष्ट्रवाद जोड़ दो। धर्म और राष्ट्रवाद में क्या होता है कि सभी मतभेद दूर हो जाते हैं और लोग अपने धर्म या राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो वही पद्धति बाबर ने भी अपनाई कि उन्होंने इसको जिहाद का नारा दिया कि ये भाई जिहाद की लड़ाई है, एवं मुसलमानों पर लगने वाला तमगा नामक कर को भी समाप्त कर दिया। जो मुसलमानों को टैक्स लगता था तमगा, उसको भी इसने खत्म कर दिया। बाबर ने युद्ध में मारे गए राजपूतों के सिरों की एक मीनार खड़ी की और गाजी की उपाधि यानी काफरों को मारने वाले की बताया। उसने जितने भी राजपूत राजा मारे उनकी सिरों से एक मीनार बनाई खौफ बनाने के लिए, और उपाधि क्या है धारण की? गाजी की उपाधि, जिसका मतलब था काफरों को मारने वाला। बाबर ने अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध लड़ा था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। चंदेरी नामक राज्य मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित था, जो व्यापार और राजनीति की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चंदेरी का युद्ध बाबर तथा मालवा शासक मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जो राणा सांगा के गठबंधन में शामिल थे। ये मेदिनी राय, इस युद्ध में बाबर तो विजय रहा एवं मेदिनी राय मारा गया। मेदिनी राय की एक बेटी बाबर ने अपने बेटे कामरान को और दूसरी बेटी हुमायूं को भेंट स्वरूप प्रदान कर दी थी। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चंदेरी एवं खानवा के युद्ध में बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों के बुर्ज तथा मीनार बनाने के आदेश दिए थे, ताकि लोग उससे आतंकित हों और युद्ध लड़ने से डरें। अगला जो बाबर ने युद्ध लड़ा वो घाघरा का युद्ध था। घाघरा, जो कि 5 या 6 मई 1529 को लड़ा गया था। भूमि कैसे तैयार हुई? इसकी पृष्ठभूमि, अफगान एक बार फिर से एकत्र होकर कन्नौज की ओर तक बढ़ाए। अफगानों ने फिर से संगठित हुए और बोले हम फिर से बाबर को हराएंगे। अफगानों ने महमूद लोधी को पूर्व में बुला लिया और बिहार उनके अधिकार में था। बंगाल का शासक नुसरत शाह भी उनकी सहायता कर रहा था अफगानों की। बाबर जो था वो बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बंगाल के अफगान शासक नुसरत शाह को अफगानों की सहायता न करने को कहा कि भाई आप उनकी हेल्प न करिए, हम बंगाल में आना नहीं चाहते, परंतु इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच बिहार में घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया और इसमें बाबर की विजय हुई और यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था।
इस युद्ध के बाद बाबर का भारत में स्थायी रूप से अधिकार हो गया एवं बाबर के साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी से लेकर बिहार तथा हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गए। समझिएगा, भारत जो है ना वो सिंधु नदी से लेकर और ये हाँ ग्वालियर तक उसका पूरे मध्य भारत तक इसका अधिकार हो गया। अब देखते हैं बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, किंतु बाद में बाबर को काबुल में दफनाया गया। याद रखिए, बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। कहाँ पर है? काबुल में है। ठीक है ना। अन्य तत्व समझिए, बाबर ने तुझके बाबरी, यह जिसे बाबर नामक बोलते हैं, एक ऑटोबायोग्राफी तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने काबुल में शाहरुख एवं कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलवाए थे। बाबर ने सुल्तान की परंपरा को तोड़ा एवं खुद को बादशाह कहा। पहले सुल्तान कहते थे, इसने अपने आप को बादशाह कहवाया। बाबर ने नापने के लिए गज ए बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। बाबर ने मुमैयान नामक एक पद्य शैली का विकास किया था।